हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी से रिलेटेड क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पैरो मेटलर्जी के बारे में कि पैरो मेटलर्जी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए पैरो मेटलर्जी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में अभी डिस्कस करूँगा हाइड्रोमेटलर्जी, उसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस और फिर इलेक्ट्रोमेटलर्जी के लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है, तो पायरोमेटलर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। हाइड्रोमेटलर्जी जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोमेटलर्जी ऐसा हो जाता है कि नॉन फेरस इंडस्ट्री में उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और नॉन फेरस इंडस्ट्री वैसे भी बहुत कम है इंडिया में। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा रिफाइनिंग प्रोसेस। तो रिफाइनिंग प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए तो भी हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी से भी रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब हम जान लेते हैं। और अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने पूरा एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का है ना सारी चीज़ें कवर किया है अलग से। पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर हाइड्रोमेटलर्जी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोमेटलर्जी में होता क्या है ना, हम यहाँ पे ना एक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन या बोल सकते हो रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ये सॉल्यूशन और रिएजेंट क्या करता है, जो हमारे पास जो ओर होता है, ठीक है, उसको हम इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब ओर में देखिए सब कुछ होता है, गैंग भी होता है और मेटालिक वैल्यूज़ भी होता है। ठीक है, तो जितना भी मेटालिक होगा, जो भी मेटल होगा, वो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। जो भी मेटल है डिज़ोल्व हो जाएगा, बट जो भी गैंग मटेरियल है वो क्या होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, जैसे आपको नमक में से कंकड़ को अलग करना, मान के चलो आपको आपके पास नमक है और नमक में बहुत सारा कंकड़ है, और बोला जाए कि दोनों को अलग करो, नमक को और कंकड़ को अलग करो। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको पानी में घोल दो, उसको नमक और कंकड़ जो है इसको, तो जितना भी नमक होगा वो घुल जाएगा पानी में। ठीक है, और जो भी कंकड़ पत्थर है वो नहीं घुलेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर लो, उसको छान के अलग कर लो जो नमक पानी है, क्योंकि नमक घुल चुका है। तो नमक पानी अलग कर लो, गैंग को अलग कर लो। अब उस नमक पानी से नमक को निकालना है, तो उसके लिए आप उसको क्या कर दो, आप बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद जितना भी वाटर है वो वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा, और जो भी नमक है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। सेम सिंपल मेथड यूज़ करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी में भी, है ना। हमारे पास जो ओर होता है उसमें मेटल भी और गैंग भी है, उसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं कोई सूटेबल सॉल्वेंट में। जो होता है सॉल्वेंट होता है या रीजेंट होता है, अलग अलग टाइप का आता है, मैं बताऊंगा। उसमें हम डिज़ोल्व कर देते हैं, तो जितना मेटल होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन जो गैंग है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। फिर बाद में उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, गैंग को अलग कर लेते हैं, और जो लिक्विड है जिसमें कि मेटल डिज़ोल्व हो चुका है, वहाँ से फिर मेटल को हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है हाइड्रोमेटलर्जी, मतलब सिंपल स्टेप में मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोमेटलर्जी जो है ज़्यादातर यूज़ होता है आपका लो ग्रेड ओर के लिए। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड का डिपॉजिट कैसे होता है, गोल्ड का ऐसा नहीं होता डिपॉजिट कि एक जगह पे बहुत सारा अमाउंट में मिलेगा। जैसे उसका और ऐसा नहीं आता कि उसमें 2% या 2% या 50% कोई गोल्ड हो, ऐसा भी नहीं। तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में गोल्ड होता है, मतलब एक बड़े से एरिया में कुछ अमाउंट में गोल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गैंग होता है और गोल्ड बहुत नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो वैसा कोई आपके पास और है, ठीक है, या समुद्र के किनारे कहीं पे मिलता है, तो बहुत सारे रेत में थोड़ा सा गोल्ड रहेगा, कुछ गोल्ड के है ना पार्टिकल्स होंगे, तो वैसी जगह पे आपको क्या करना है, उसको अलग करना है। तो आप बाकी पैरोमेटलर्जी या इलेक्ट्रोमेटलर्जी का यूज़ नहीं कर सकते उस केस में, है ना। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी ज़्यादातर। हम उसको डिज़ोल्व कर देते हैं किसी एसिड में, कोई रिजेंट में, तो गोल्ड डिज़ोल्व हो जाएगा, बाकी एलिमेंट डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो लो ग्रेड ओर है, जो ख़राब क्वालिटी का ओर है, उसके लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी का, है ना। और ज़्यादातर नॉन फेरस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं बेसिक स्टेप्स, जैसे मैंने अभी तो बताया आपको सिंपल स्टेप्स, बट और आपको बेसिक स्टेप्स मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ओर, प्रिपरेशन ऑफ ओर। ठीक है, जो आपके पास ओर है जिससे आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है,
उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि आपको उसको छोटे साइज़ में ग्राइंडिंग करना पड़ेगा उसका, क्योंकि यहाँ पे आपको डिज़ोल्व कराना है, ठीक है। तो डिज़ोल्व तभी होगा जब ओर के पार्टिकल्स छोटे होंगे, है ना। बड़े पार्टिकल्स होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ओर को यहाँ पे आपको ग्राइंड करना पड़ेगा बहुत छोटे साइज़ में। ये है इसमें प्रिपरेशन का। दूसरा, कई बार रोस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे सल्फाइड जो ओर होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उसमें रोस्टिंग करके हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड ओर में, या फिर सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो जल्दी डिज़ोल्व हो, ठीक है। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ओर, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोसेस सीधा लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब लीचिंग ही क्या है, लीचिंग मतलब डिज़ोल्यूशन। जो आपको ओर को आपने प्रिपेयर कर दिया उसको आपको किस में डिज़ोल्व कराना है, एक सॉल्यूशन में, तो उसको लीचिंग रिएजेंट बोलते हैं। बहुत सारे टाइप के रिएजेंट आते हैं, जैसा आता है एसिडिक आता है। एसिडिक में आपका मेन है HCl है, ठीक है, H2SO4 है, ये सब आता है, ठीक है। एसिडिक का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है ना वो मेटल को डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है, इसलिए एसिड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। दूसरा एल्कली रिएजेंट होता है, ठीक है। एल्कली रिएजेंट में आपका NaOH है ना, या Na2CO3, ये सब रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट ऐसा आता है, बट आपको दो मेन याद रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक पढ़ रहे हैं ना, डिटेल से तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के रिएजेंट आते हैं। अब कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ओर पे डिपेंड करेगा कि ओर किस में डिज़ोल्व होता है, या जो वो मेटल है वो किस में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो प्रॉपर सेलेक्टिवनेस होना चाहिए कि वो मेटल उसी में डिज़ोल्व हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, कुछ मेटल के हम लोग एसिडिक यूज़ करना है, किसी के लिए एल्कली, और किसी किसी एलिमेंट ऐसा होता है जिसके लिए आप सिंपली वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो एज ए लीचिंग रिएजेंट, ठीक है। अब लीचिंग जब हम करते हैं, जब डिज़ोल्यूशन करते हैं, तो एक तो हो गया डिज़ोल्व होगा कि नहीं होगा ये देखना। दूसरा क्या होता है कि रेट ऑफ लीचिंग, ये भी डिपेंड करता है, बहुत मायने रखता है रेट ऑफ लीचिंग। मतलब जो आप ब्लीचिंग कर रहे हो, जो डिज़ोल्यूशन कर रहे हो, फास्ट भी होना चाहिए, है ना, जल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि हमको हमको क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो रेट ऑफ लीचिंग को कौन डिसाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें, टेम्परेचर, प्रेशर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना अच्छा डिज़ोल्यूशन होगा। जैसे आप लोग देखते होगे कि अगर आपको दूध अगर गर्म है तो आप शक्कर घोलोगे तो क्या जल्दी घुल जाएगा उसमें, क्योंकि दूध गर्म है। लेकिन वही अगर ठंडा है दूध और उसमें शक्कर घोलोगे तो समय लगेगा। सेम यही है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो डिज़ोल्यूशन रेट हाई होगा। दूसरा प्रेशर भी डिपेंड करता है, प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो डिज़ोल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद जो एसिड का रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है, अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ रिएजेंट क्या है, इस सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। उसके बाद स्टीरिंग इफेक्ट कितना हो रहा है, कितना, है ना, कितना, जैसे आपको दूध में शक्कर घोलना है तो आप शक्कर डाल दिए, छोड़ दिए तो डिज़ोल्व नहीं होगा, आपको स्टीरिंग करना पड़ेगा, चम्मच चलाना पड़ेगा। तो स्टीरिंग एक्शन, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबको ध्यान में रखा जाता है कि रेट ऑफ लीचिंग को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। ये हो गया लीचिंग। अब लीचिंग में बहुत सारे जो लीचिंग होता है, अलग अलग टाइप की लीचिंग होता है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। लीचिंग में एक होता है हीप लीचिंग, ठीक है। हीप लीचिंग में क्या होता है, अपना जो ओर होता है ना उसको इस तरह से हीप के फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। और इस तरह से ऊपर से क्या डालते हैं, लीचिंग रिएजेंट को ऊपर से डालते हैं, जैसे बारिश होता है ना उसी तरीके से ऊपर से लीचिंग रिएजेंट को डालते हैं। तो जब ये लीचिंग रिएजेंट इस हीप से होते हुए, जो आपने ओर को रखा है उससे होते हुए जाता है, तो जितना भी मेटालिक वैल्यूज़ होता है ना उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं रिएजेंट में। तो नीचे आपको मिलता है लिक्विड, या बोलते हैं लीच लिकर मिलता है, जिसमें कि मेटालिक वैल्यू घुला हुआ है। ये एक हीप लीचिंग होता है। इसी ऐसी क्या होता है, डंप लीचिंग होता है। डंप लीचिंग सिंपली ये भी सेम होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, हीप लीचिंग में हम अच्छी क्वालिटी का ओर का यूज़ करते हैं, डंप लीचिंग में जो ख़राब क्वालिटी का ओर होता है ना माइंस में, तो माइंस में करते हैं इसको डंप लीचिंग, जो ख़राब क्वालिटी का डंप मटेरियल है उसको, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आता है इन सीतु लीचिंग। इन सीतु लीचिंग, ये इन सीतु लीचिंग में क्या होता है ना, हम ओर को ज़मीन के अंदर से बाहर नहीं निकालते, सिंपली क्या करते हैं, जैसे ये आपका आपका ये ग्राउंड है, ये है ना ऊपर का ज़मीन है, इसके अंदर मान के चलिए रॉक्स के बीच में कोई और है, तो हम क्या करते हैं, लीचिंग रीजन को यहाँ से ऊपर से भेजते हैं और नीचे ही वो होते हुए ऐसे ऊपर ऊपर लाते हैं इस तरीके से। मतलब क्या करते हैं, जो लीचिंग रिएजेंट होता है उसको हम ज़मीन के अंदर भेजते हैं, ठीक है। वो ज़मीन के अंदर जाता है
और जितने भी मेटल्स है उसको डिज़ोल्व कर लेता है, फिर उसी को दूसरी तरफ से उसी लिक्विड को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ओर है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। ये जनरली यूज़ होता है यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, ये वाला जो प्रोसेस है। इसके अलावा और मेथड है, दो मेथड है, एगिटेशन मेथड और है, एगिटेशन मेथड और पर्कुलेशन मेथड। एगिलेशन मेथड में क्या होता है, एगिटेशन मेथड में क्या होता है ना, प्रॉपर स्टीरिंग होता है, ऐसे कंटेनर होता है, उसमें स्टीरिंग करने के लिए ऐसा लगा होता है, घूमता है तो जल्दी स्टीरिंग होता है। पर्कुलेशन मेथड में क्या होता है ना, इसमें क्या करते हैं, अपना ये जो ओर है उसको ऐसे रख देते हैं बीच में कंटेनर में, और जो लिक्विड है अपने पास रिएजेंट, उसको ऊपर नीचे से ऊपर किया जाता है। ऐसे रिएजेंट एक कंटेनर में रखा हुआ है, उससे ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं अपने रिएजेंट को, इस तरह से लीचिंग होता है। ठीक है, ये हो गया लीचिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपको क्या होगा कि रिमूवल ऑफ गैंग, या इसको ये कह सकते हो कि सेपरेशन ऑफ लीच लिकर फ्रॉम गैंग। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, मेटल को डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो मेटल जो जितना था वो डिज़ोल्व हो गया, लेकिन जो गैंग मटेरियल वो डिज़ोल्व नहीं हुआ ना। ठीक है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसे है सेपरेशन ऑफ लीच लिकर फ्रॉम गैंग। लीच लिकर किसको बोलेंगे, लीच लिकर मतलब वो लिक्विड जिसके अंदर मेटल डिज़ोल्व हो चुका है। लीचिंग के बाद जो लिक्विड मिलेगा उसको लीच लिकर बोलेंगे। ठीक है, तो उस लीच लिकर को गैंग से अलग करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप है। फिल्ट्रेशन करते हैं, सबसे पहला स्टेप फिल्टर करोगे आप, है ना, प्रॉपर फिल्टर पेपर होगा, उसके थ्रू फिल्टर करोगे, गैंग को अलग करोगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद वॉशिंग होता है। वॉशिंग का मतलब होता है कि जब आप फिल्टर कर रहे हो तो जो फिल्टर पेपर होगा, जो भी फिल्टर मटेरियल होगा, उसमें भी काफ़ी सारे अमाउंट में लीच लिकर रह जाता है, तो उसको वॉशिंग करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स होता है। वॉशिंग करने के बाद ये अलग हो जाएगा दोनों। ठीक है, लीच लिकर और गैंग आपका अलग हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो लीच लिकर है उससे मेटल को अलग करना, सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम लीच लिकर। ठीक है, तो अब देखो लीच लिकर में मेटल तो डिज़ोल्व है, अब हमको तो मेटल से मतलब है, तो उस मेटल को हमको बाहर करना पड़ेगा लीच लिकर से। तो बहुत सारे मेथड आते हैं इसके लिए, एक एक करके बताता हूँ। एक मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। इस आयन एक्सचेंज मेथड में होता क्या है, देखो आयन एक्सचेंज मेथड में अपने पास एक आयन एक्सचेंजर होता है। ठीक है, आयन एक्सचेंजर होता है, और आयन एक्सचेंजर में ये तरह से मान के चलो आयन एक्सचेंजर है, तो इस आयन एक्सचेंजर में क्या होता है ना, एक आयन एक्सचेंजर एजेंट होता है, या मीडियम होता है, या आयन एक्सचेंजर होता है। आयन एक्सचेंजर एक्चुअली में करता क्या है ना, आयन एक्सचेंजर में एक ऐसा आयन होता है जो रिप्लेस हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बना के बता रहा हूँ, इस तरह से CH2SO3H, ये एक आयन एक्सचेंजर है ना। इसको R और X से डिनोट करते हैं। R मतलब है पॉलीमर बैकबोन, X मतलब है आयन एक्सचेंज यूनिट। तो यहाँ पे देखो ये जो इसको बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप SO3H, इसमें जो हाइड्रोजन है ना वो रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने किस में डाल दिया है, कंटेनर में। अब जब हम इसको लीच लिकर यहाँ से जब पास कराएंगे, तो लीच लिकर में जो मेटल होगा, मान के चलो लीच लिकर में आपका मेटल गोल्ड है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये जाएगा लीच लिकर क्या करेगा, लीच लिकर और जो आपका आयन एक्सचेंजर है ना वो आपस में आयन एक्सचेंज कर लेगा। मतलब ये गोल्ड जो है वो इसमें चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन आयन होगा इसमें चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा, आयन एक्सचेंज हो जाएगा। गोल्ड किस में चला जाएगा, आयन एक्सचेंजर में, है ना, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस में चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा, तो आयन एक्सचेंज हो जाएगा। तो जितना भी मेटल रहेगा वो आयन एक्सचेंजर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब आयन एक्सचेंजर में चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो अपना जो भी मटेरियल रहेगा वो आयन एक्सचेंजर में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब एक दूसरा लिक्विड लेंगे हम, एक दूसरा लिक्विड लेंगे, है ना,
अब वो उस लिक्विड को जब हम डालेंगे तो क्या होगा, इसमें अब जो मेटल एब्जॉर्ब हो चुका है ना, आयन एक्सचेंजर में, वो वापस से क्या हो जाएगा, वापस से लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है, फिर उस लिक्विड से हम लोग मेटल को बाद में अलग कर लेंगे। हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, जो लीच लिकर में जो मेटल है उसको हम लोग एक्चुअली में दूसरे लिक्विड में डाल रहे हैं जहाँ से उसका रिमूवल आसान होगा। तो उसके लिए बीच में आयन एक्सचेंजर की यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो मेटल आयन है उसको पहले एब्जॉर्ब करा रहे हैं आयन एक्सचेंजर में, उसके बाद फिर एक नया लिक्विड ले रहे हैं, फिर वो नया लिक्विड में फिर आयन एक्सचेंज करा रहे हैं। जो आयन एक्सचेंजर में जो मेटल है वो किस में जा रहा है, फिर वापस से दूसरे लिक्विड में जा रहे हैं। तो इस तरह से एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में हम उसको बोल सकते हो मेटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहाँ से कि रिमूवल आसान होता है। ठीक है, ये एक आयन एक्सचेंजर हो गया। इसके अलावा एक मेथड होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम लोग लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, अपने पास ये जो लीच लिकर है, ये मान के चलो अपने पास क्या है, लीच लिकर है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसके कांटेक्ट में लाते हैं दूसरा कोई ऑर्गेनिक लिक्विड या ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। इसके कांटेक्ट में एक दूसरा सॉल्यूशन लाएंगे तो ये क्या होगा ना, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है ना, ये क्या करेगा, जो भी इसमें मेटल होगा उसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मास ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो लीच लिकर में जो मेटालिक वैल्यू है वो किस में चला जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होगा उसका कंपोजिशन इस तरह से रहेगा कि वो मेटल आयंस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम एक्चुअली में करते क्या है इसमें, कि जो मेटल आयन है उसको एक्सचेंज कराते हैं दूसरे सॉल्यूशन में, जहाँ से आपका आयन मतलब मेटल का रिमूवल जो है वो आसान होता है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेथड होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। मतलब नेक्स्ट मतलब इसी का पार्ट है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब सेपरेशन ऑफ लीच लिकर वाला है, सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम लीच लिकर एक और मेथड है, थर्ड मेथड। इसमें क्या होगा, जो लीच लिकर में आपका मेटल आयन है उसको आप रिमूव कर सकते हो बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसके लिए क्या करना होता है, एक एनोड और कैथोड होता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैथोड, जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम एनोड। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो जितना भी मेटल आयन होता है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और कैथोड में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जो मेटल आयन लीच लिकर में था वो कैथोड में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। ये सेम ये मेथड आपका यूज़ होता है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए। उसमें भी हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन में भी सेम मेथड यही करते हैं ना। मतलब जो होता है हमारा एल्यूमिना उसको डिज़ोल्व करा देते हैं क्रायोलाइट में, उसके बाद फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस से एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, कैथोड में जमा कर लेते हैं। यही मेथड है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। उस केस में हम क्या डाल दें, कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो क्या करते हो, मेटल आयन को प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। जैसे लीच लिकर है, लीच लिकर में भी आपका मेटल आयन है, तो ऐसा कोई आप रीजन डालोगे जो जो मेटल आयन को बाहर निकाल देगा, प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। ठीक है, ये भी एक मेथड है प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप होगा इसमें, लास्ट या कितना फिफ्थ या सिक्स स्टेप होगा इसमें। इसमें आपका होगा रिसाइकलिंग ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ रिएजेंट या सॉल्यूशन। मतलब जब भी मेटल आयन लास्ट स्टेप होगा, मतलब लीच लिकर से हमने मेटल को अलग कर दिया, अब जो रिएजेंट बचा है उसको वापस से यूटिलाइज़ करना, उसको फेंकना नहीं है, उसको वापस से उसमें कुछ मतलब प्यूरिफिकेशन करना तो करेंगे, फिर या कुछ और ऐड करना तो करेंगे, उसको फ्रेशली एक नया रीजन बनाएंगे ताकि उस रीजन को वापस से यूज़ किया जा सके। तो ये लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्टेप है हाइड्रोमेटलर्जी का। ठीक है, बहुत बेसिक मैंने ये चीज़ें आपको बता दिया। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी का एडवांटेजेस क्या है ना। एडवांटेजेस देखो बहुत सारे हैं। पहला एडवांटेजेस इसका ये है कि हम इसको लीन ग्रेड ओर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो ख़राब क्वालिटी का ओर है ना उसका भी एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं इस मेथड से। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कोक हमको नहीं चाहिए इस केस में, क्योंकि हमको हीट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और जबकि जितने भी पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस है ज़्यादातर जगह आपको कोक की ज़रूरत पड़ती है, और कोक बनता है मेटलर्जिकल कोल से, जो कि जिसका डिपॉजिट पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है, वो बहुत महंगा भी है।
ठीक है, तो ये एडवांटेज है कि यहाँ पे कोक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा क्या होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ये, ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन इसमें होता नहीं है। ठीक है, फोर्थ इसमें एडवांटेज है कि लो टेम्परेचर प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। और एक और एडवांटेजेस है कि ये जो लिक्विड रिएजेंट है वो रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एडवांटेज है इसका। अब देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, ह्यूज स्पेस की ज़रूरत पड़ती है ना, और प्रोडक्टिविटी कम रहती है। मतलब अगर आप जो पायरोमेटलर्जी से जितना प्रोडक्शन करते हो ना, उतना ही प्रोडक्शन हाइड्रोमेटलर्जी से करना है तो बहुत सारी जगह चाहिए, बहुत सारे अमाउंट में आपको रिएजेंट चाहिए, केमिकल्स चाहिए, है ना। और उसके बाद उसका हैंडलिंग प्रॉब्लम होता है, जो लिक्विड जो रिएजेंट होता है ना, उसका हैंडलिंग प्रॉब्लम होता है। हैंडलिंग मतलब हैंडल करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, क्योंकि जो एसिड मेटल को डिज़ोल्व कर सकता है, उस एसिड को कंटेनर में रखने के लिए स्पेशल कंटेनर भी चाहिए, नहीं तो कंटेनर को ही डिज़ोल्व कर लेगा, है ना। कोरोजिव नेचर का होता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो भी रिएजेंट होता है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं पॉइजनस भी होता है। ठीक है, डेंजरस भी है, क्योंकि एसिड है, तो एसिड ऑब्वियसली बहुत डेंजरस है, तो इसलिए हैंडलिंग में प्रॉब्लम आता है। कोरोजिव नेचर का होता है, स्पेस आपको बड़ा चाहिए। उसके बाद जो डिस्पोजल है, रिएजेंट का डिस्पोजल, वो बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब जो जो लिक्विड रिएजेंट आपको फेंकना है, अब यूज़फुल नहीं रहा मान के चलो रिएजेंट, उसको फेंकना है, तो उसको डिस्पोजल बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि किसी जगह पे आप फेंकोगे तो वो ज़मीन में फेंको तो पूरी ज़मीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक है। नदी में डालने में दिक्कत है, नदी नालों में, वो वहाँ पे भी पोल्यूशन फैलाएगा, तो इसका डिस्पोजल बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम है इस प्रोसेस का। ठीक है, तो ये सब हो गया इसका डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में। रिफाइनिंग ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चंस। रिफाइनिंग प्रोसेस, बहुत सारे टाइप के रिफाइनिंग प्रोसेस आते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं लिक्वेशन रिफाइनिंग। लिक्वेशन रिफाइनिंग, देखो लिक्वेशन रिफाइनिंग में नाम से ही पता चल रहा है लिक्विड। ठीक है, तो ये लिक्वेशन रिफाइनिंग कब पॉसिबल होता है, जब आपका जो मेन मेटल है और जो इम्प्योरिटी है, इसके बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, तब ये आप कर सकते हो। मतलब मान के चलो आपके पास एक मेटल है जिसके अंदर इम्प्योरिटी है, जैसे लेड और जिंक का एग्जांपल देता हूँ, लेड और जिंक का। ठीक है, जैसे लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 327 है और जिंक का 419 कुछ है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है ना। तो उसको हम लिक्वेशन रिफाइनिंग से अलग कर सकते हैं। मतलब जब इसको हम हीट करेंगे, तो धीरे धीरे अगर हम हीट करते हैं तो ये सबसे पहले क्या होगा, जो लेड होगा वो धीरे धीरे लिक्विड बन के बाहर निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें वो होना चाहिए लिक्वेशन रिफाइनिंग में कि दोनों का मेटल और इम्प्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, लिक्विड, दोनों का जो लिक्विड होगा वो आपस में इमिसिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेड का लिक्विड और जिंक का लिक्विड आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, आप लिक्वेशन रिफाइनिंग कर सकते हो। मतलब कोई आपके पास मान के चलो मेटल है, इसमें इम्प्योरिटी है, तो आप उसको धीरे धीरे आप इसको हीट करोगे तो लेड का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो लेड लिक्विड बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जिंक आपका प्योरीफाई हो जाएगा, है ना। या फिर उल्टा कर सकते हो, लेड और जिंक दोनों क्या है लिक्विड कंडीशन में है, तो उसको आप धीरे धीरे डिज़ोल्व करो, काफ़ी धीरे धीरे डिज़ोल्व करो। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, 419 है, तो जिंक पहले फ्रीजिंग आउट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, उसका क्रिस्टल बन जाएगा, उसको आप अलग कर लो जिंक को, तो लेड आपको प्यूरीफाई फॉर्म में मिल जाएगा। तो इससे लिक्वेशन रिफाइनिंग यूज़ करते हैं जब इम्प्योरिटी और मेटल के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होता है और दोनों का लिक्विड आपस में इमिसिबल होता है। जैसे लेड और जिंक का लिक्विड आपस में नहीं घुलता है ना, अलग अलग लेयर बन जाता है, जैसे आपका तेल और पानी का लेयर बनता है ना वैसे। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो लिक्विड होता है आपस में डिज़ोल्व हो ही जाता है। कुछ ही ऐसे एग्जांपल है, जैसे लेड और जिंक का एग्जांपल है, इसके बाद आयरन और टीन का एग्जांपल है,
ये इसका लिक्विड वो है आपस में भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है मेथड सिलेक्टिव डिस्टिलेशन का। सिलेक्टिव दूसरा मतलब रिफाइनिंग मेथड है सिलेक्टिव डिस्टिलेशन। सिलेक्टिव डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को वेपराइज करना। तो सिलेक्टिव डिस्टिलेशन मतलब किसी चीज़ को वेपराइज करके आपको उसको मतलब प्यूरीफाई कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको मान के चलो वाटर को और ऑयल को अलग करना है, वाटर और ऑयल को अलग करना है। एक्चुअली में तो दोनों आपस में मिक्स हो जाता है। ऐसे मान के चलो कोई दो एलिमेंट है, दो लिक्विड है, आपको दोनों को अलग करना है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको आप क्या कर दो, दोनों लिक्विड मिक्सचर को गर्म कर दो और इतना गर्म करो कि टेम्परेचर जो है वो एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चला जाए, है ना। तो एक लिक्विड का हो जाएगा बॉयल होकर वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो सिलेक्टिव डिस्टिलेशन में भी ऐसे ही होता है। कोई कोई दो मेटल जिसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे भी मैं एग्जांपल दूंगा लेड और जिंक का। लेड का मेल्टिंग पॉइंट आपका लगभग 1700 के आसपास होता है और जिंक का 900 के आसपास होता है, ठीक है। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है जिंक का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम है दोनों के केस में। तो इस केस में अगर आपको लेड और जिंक को अलग करना है तो यहाँ पे यूज़ करते हैं सिलेक्टिव डिस्टिलेशन का। दोनों का जो मिक्सचर होता है ना लेड और जिंक का, इसको जब हम हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसको हम हीट कर देंगे 1000 डिग्री सेल्सियस तक दोनों के मिक्सचर को। तो जिंक जो है वो क्या हो जाएगा, बॉईल होकर वेपर बन के निकल जाएगा। तो उसको जैसे मान के चलो एक कंटेनर है, इसमें लेड और जिंक दोनों हैं, इसको मैंने गर्म कर दिया 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो जिंक है वो लिक्विड बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और वेपर बन जाएगा उसको हम एक रास्ता दे देंगे और उसको दूसरे कंटेनर में क्या कर लेंगे, मतलब दूसरे कंटेनर में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो जितना भी जिंक होगा वो गैस बन के दूसरे कंटेनर में हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरह से लेड और जिंक सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो ये सिलेक्टिव डिस्टिलेशन है। ये कब अप्लाई हो सकता है, जब दोनों के बीच में, दो मेटल के बीच में अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में वैक्यूम का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वैक्यूम बहुत हेल्प करता है। वैक्यूम जितना ज़्यादा होगा ना बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल रूल है ना। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है किसी भी चीज़ का तो आप उसको प्रेशराइज़ कर दो, प्रेशर ज़्यादा कर दो, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम करना है तो उसको प्रेशर को कम कर दो। तो ये प्रोसेस जनरली वैक्यूम में होता है, जिससे जिंक का बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड ऑफ रिफाइनिंग। केमिकल मेथड ऑफ रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं ना, कोई एक एजेंट यूज़ करते हैं जो कि इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करे और अपना अलग फेज़ बना ले। सबसे अच्छा इसमें एग्जांपल है फायर रिफाइनिंग का। फायर रिफाइनिंग जो यूज़ होता है आपका स्टील मेकिंग में। स्टील मेकिंग में कैसे इम्प्योरिटी को हम अलग करते हैं, हमारे पास क्या होता है, पिग आयरन होता है ना। पिग आयरन में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, है ना, फॉस्फोरस। तो इन सबको हम रिमूव कैसे करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्लोइंग करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन सभी से रिएक्शन कर लेता है, जितने भी इम्प्योरिटी उससे, है ना। और जो लिक्विड और जो ये सब ये जो इसके साथ जो ऑक्साइड बनाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स ऐड करते हैं, तो इससे कि स्लैग बनता है। और जो कार्बन है वो तो गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो ये फायर रिफाइनिंग हो गया। या ये फायर रिफाइनिंग जो है किसके अंदर आता है, केमिकल मेथड के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई मतलब रिएजेंट भेजते हैं जो इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन कर ले और उसमें हम फ्लक्स डाल के उसको अलग अलग लेयर बना लें, ठीक है। तो ये फायर रिफाइनिंग एग्जांपल हो गया स्टील मेकिंग वाला, है ना। वैसे ही कॉपर का भी रिफाइनिंग हम इसी तरीके से करते हैं। कॉपर का भी फायर रिफाइनिंग करते हैं ना, उसमें से आयरन को, सल्फ़र को अलग करने के लिए सेम फायर रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ना। इसके अलावा सल्फेटिंग रिफाइनिंग भी होता है, जिसमें सल्फ़र को भेजते हैं एज ए रिएजेंट और उसको अलग करता है। मेन आपका फायर रिफाइनिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में सिंपली क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी मेटल होता है उसको हम कास्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, ठीक है। और उस इम्प्योर मेटल का क्या बना लेते हैं हम लोग, उसको हम बना देते हैं एनोड। जो भी इम्प्योर मेटल आपको मिल रहा है, चाहे वो हाइड्रोमेटलर्जी से मिले या
पायरोमेटलर्जी से मिले, जो इम्प्योर मेटल आपको मिल रहा है उसको हम क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कास्टिंग कर लेते हैं और एक रखते हैं कैथोड। तो एनोड को हम प्लस से कनेक्ट कर लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और हम एक सूटेबल क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, है ना। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एनोड में जो मेटल है वो डिज़ोल्व होना चालू हो जाएगा। ठीक है, वो डिज़ोल्व होकर किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। अब ये मेटल आयन जो है वो पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है, कैटायन होता है। तो ये कैटायन किसी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है। तो जैसे ही ये कैथोड के पास जाएगा, ये कैथोड इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जितना भी इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, जो भी इसकी वैलेंसी होगी, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये मेटल बन जाएगा और ये मेटल जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। एनोड आपका धीरे धीरे डिज़ोल्व होता रहेगा, डिज़ोल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट से वो कैथोड में जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा, जमा होने लगेगा। ठीक है, और जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो आपका कैथोड में नहीं जाएगा, वो इम्प्योरिटी नीचे बढ़ जाएगा, जिसको एनोड स्लाइम बोलते हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एक प्योर मेटल मिलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में ये प्रोसेस करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम क्या बना लेते हैं, एनोड बना लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट उसी हिसाब से लेते हैं, जैसे अगर कॉपर का आपको करना है रिफाइनिंग तो कॉपर सल्फेट होगा उस केस में इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अलग अलग मेटल का अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गया। नेक्स्ट जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है, एक मान के चलो ये ऐसा रॉड है, ठीक है ना। अब इस रॉड में जो रिफाइनिंग में करते क्या है ना, इसके एक सिरे को सबसे पहले गर्म करते हैं थ्रू द कॉइल के थ्रू इसके छोटे हिस्से को गर्म करते हैं सबसे पहले, है ना। तो इसको जब गर्म करते हैं तो लिक्विड कंडीशन में आ जाता है वो, है ना। बहुत ज़्यादा पूरा लिक्विड नहीं आता है बट लिक्विड कंडीशन में आ जाता है, पूरा एकदम जाके मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा ही लिक्विड हो जाता है सेमी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, फिर इसको यही कॉइल जो धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट तक यहाँ तक लाते हैं। ठीक है, तो ये कॉइल जहाँ जहाँ जाता है ना वो उतना एरिया क्या हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें होता है क्या है ना, आपको पता होगा कि जो इम्प्योरिटी है वो लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, क्योंकि लिक्विड का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, लिक्विड में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी जो इम्प्योरिटी है वो लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना, ये कॉइल को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो होता क्या है ना, जब ये कॉइल जहाँ पे भी जाता है उस रीजन को लिक्विड कर देता है, लिक्विड बना देता है। तो जितनी भी इम्प्योरिटी वो लिक्विड की तरफ खींचते हुए चली जाती है, मतलब लिक्विड की तरफ ज़्यादा जाती है। तो ये जैसे ही ये कॉइल जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब जो लिक्विड रीजन है वो भी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जो इम्प्योरिटी होगी वो भी उसके साथ साथ लिक्विड के साथ साथ जाता जाएगा आगे आगे। ठीक है, और अंत में जब ये दूसरे किनारे में पहुँचेगा, क्योंकि जब ये कॉइल लास्ट में पहुँचेगा तो यहाँ लास्ट लिक्विड बनेगा। तो जितनी भी इम्प्योरिटी है ना जो लिक्विड के साथ जा रही है वो आखिरी हिस्से पे जाकर के जमा हो जाती है, क्योंकि आखिरी में सबसे लास्ट लिक्विड बनता है। तो यहाँ पे जाकर जितना भी इम्प्योरिटी जमा हो जाएगा, फिर बाद में हम इस हिस्से को काट के अलग कर लेंगे। तो ये जो आपको मेटल मिलेगा ना, ये वाला पोर्शन वो आपका प्योर होगा एकदम। ठीक है, तो इस तरह से जोन रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जोन रिफाइनिंग इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो है जो इम्प्योरिटी है या जो सॉल्यूट है वो कहाँ पे ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, लिक्विड कंडीशन में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। इसका प्रिंसिपल है। बहुत सारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसको इसी के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं जोन रिफाइनिंग से। ओके, सो नेक्स्ट एक एडवांस रिफाइनिंग प्रोसेस देख लेते हैं। एक है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग। वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग ये एक अलग तरीके का रिफाइनिंग प्रोसेस है, एडवांस रिफाइनिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है ना, इस तरह से वैक्यूम चैम्बर होता है। ठीक है, इस वैक्यूम चैम्बर में नीचे आपका लगा होता है एक मेटल पैड, और ऊपर आपका होता है इम्प्योर मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड। वो मटेरियल जिसको आपको रिफाइनिंग करना है, ये इलेक्ट्रोड बना हुआ था, और ये पूरा वैक्यूम से ऐसे ढका हुआ होता है।
अब इस इलेक्ट्रोड में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये सबसे पहले इसको नीचे ले जाकर इलेक्ट्रोड को यहाँ पे आर्किंग कराते हैं। जब ये यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आर्किंग होता है। आर्किंग होने से जो इलेक्ट्रोड है धीरे धीरे मेल्ट होता है, ठीक है। मेल्ट होकर क्या करता है, धीरे धीरे वो नीचे गिरता है, तो ये धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट होने लगता है। मतलब इलेक्ट्रोड से मेटल क्या होगा, डिज़ोल्व होके, मतलब आर्किंग से मेल्ट हो के नीचे गिरते जाएगा। तो इस तरह से नीचे लिक्विड का जो लेयर है वो, मतलब लेयर ऐसे बढ़ता जाएगा। जो इलेक्ट्रोड है जो सॉलिड फॉर्म में धीरे धीरे डिज़ोल्व होके, नहीं मेल्ट होके धीरे धीरे नीचे गिरते जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रोड यहाँ से मेल्ट होके नीचे गिरेगा तो ये पूरा वैक्यूम है, तो ये जो ड्रॉपलेट है वो सीधा वैक्यूम के संपर्क में आएगा। तो जितना भी गैसियस वगैरह फेज़ है ना, जो भी गैसियस एलिमेंट है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो भी गैसेस है मेटल में, थोड़ा बहुत जो भी गैसेस होगा वो सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इंक्लूजन जो होंगे इस मेटल में उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो इंक्लूजन्स होंगे उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं ना, मेटल में जो फ्रैक्चर होता है उसका मेन रीज़न क्या होता है, इंक्लूजन्स होता है। तो इसमें इंक्लूजन प्रॉपर्ली पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब तरफ, ठीक है। तो जो इंक्लूजन का इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, मेटल का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जो सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन है ना, जो रॉकेट में यूज़ होता है या जो डिफेंस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसका जो रिफाइनिंग है इसी तरीके से करते हैं, वैक्यूम रीमेल्टिंग से। इससे इंक्लूजन्स वगैरह बहुत कम हो जाता है और प्रॉपर डिगैसिंग हो जाता है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का मेटल इसमें बनता है। ये सिंपल मेथड है, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रोड मेल्ट हो के धीरे धीरे गिरते जाएगा और ये नीचे क्या बनते जाएगा, इस तरह से नीचे जाके जमा होते जाएगा और सॉलिडिफाई भी होते जाएगा। तो जितना भी इलेक्ट्रोड है बाद में पूरा वो हो जाएगा, मेल्ट होगा और नीचे हो जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग प्रोसेस में। इसी तरीके से एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्लैग प्रोसेस। इलेक्ट्रोस्लैग प्रोसेस में भी क्या होता है कि इसमें भी होता है इलेक्ट्रोड, जो इम्प्योर मेटल है उसको इलेक्ट्रोड बना देते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कास्ट कर लेते हैं। फिर इस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं ना, जो स्लैग होता है स्लैग के अंदर डुबा देते हैं। ये आपका स्लैग है, स्लैग के अंदर डुबा देते हैं और इस इलेक्ट्रोड में जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, यहाँ पे आर्किंग होता है। आर्किंग के कारण ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है, ठीक है। और जब ये मेल्ट होता है तो इसका जो मेटल ड्रॉपलेट है वो स्लैग से होते हुए नीचे जा कर के ऐसे जा कर के डिपॉजिट होता है ना। मतलब ये जो मेटल ड्रॉपलेट जो गिरेगा वो स्लैग से होते हुए जाएगा। तो जब इस स्लैग में जाएगा ड्रॉपलेट, क्या होगा, जितना भी इंक्लूजन्स वगैरह है, जो भी इम्प्योरिटी है वो स्लैग को ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ जो स्लैग रहेगा वो बहुत रिएक्टिव स्लैग रहेगा। ऐसा स्लैग जो जितने भी इंक्लूजन्स है उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो जब भी ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर धीरे धीरे ड्रॉप होकर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वो स्लैग से होते हुए जाएगा। तो स्लैग क्या करेगा, जितना भी इसमें इम्प्योरिटी होगा, इंक्लूजन होगा, उसको खींच लेगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे नीचे जा कर के इसे जमा होते जाएगा जो मेटल है वो, है ना। तो यहाँ जो मेटल मिलेगा नीचे, एक्चुअली में हम केवल रीमेल्टिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर इलेक्ट्रोड को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट से वो स्लैग से होते हुए नीचे जाके फिर सॉलिडिफाई हो रहा है। सेम वही है, रीमेल्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लैग क्या कर रहा है, जितना भी इंक्लूजन्स है, जो भी इम्प्योरिटी उसको रिमूव कर रहा है। और स्लैग को लिक्विड कंडीशन में बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रॉपर कॉइल लगा होता है। वो कॉइल क्या करता है, स्लैग को लिक्विड कंडीशन में बनाए रखता है, ठीक है। और स्लैग का टेम्परेचर थोड़ा सा इलेक्ट्रोड को जो मटेरियल है उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होता है ना, नहीं तो फिर ये मेटल स्लैग में ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में प्रॉपर रिफाइनिंग होता है, एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेटल आपको बनता है, इंक्लूजन फ्री मेटल, ठीक है। तो जितना भी सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन होता है ना आजकल, उन सब में इस रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बेसिक चीज़ें बता दिया, वो बेसिक चीज़ें जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, उसका जो बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।